नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज वाईटी में। और आज की इस सेशन में हम लोग पाइथन के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मैंने आप लोगों को कुछ फ्री PDF प्रोवाइड की है। तो इसके लिए आप लोगों को आना है O लेवल पे और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्री PDF। यहाँ पे आप क्लिक करिए। यहीं पे आप लोगों को फ्री ई बुक पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की थ्योरी, उसके बाद में चैप्टर वाइज MCQs और वन लाइनर कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि इस PDF को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs दिए गए हैं। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। जो भी चैप्टर आप लोगों का वीक है उस चैप्टर पे क्लिक करके आप उस MCQs को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोगों को मिक्स टेस्ट देना है सभी चैप्टर्स का, तो ऐसे केस में आपको ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद में पाइथन प्रोग्रामिंग का सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप चाहें तो आप O लेवल का पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। मान लीजिए आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज की कंप्लीट तैयारी, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, MCQs हो, प्रैक्टिकल, वाइवा, प्रीवियस ईयर, सारा कुछ प्रिपेयर करना है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिए। ये बैच ओनली आपको 262 में मिल जाएगा। आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ओनली MCQs की तैयारी करनी है तो ओनली MCQs का भी अलग से बैच है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा MCQ बैच, जो कि आप लोगों को 153 शो हो रहा है, बट आप कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो ये आपको ओनली 115 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको ये सारा कंटेंट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ विकास, जल्द ही आप लोगों की पेड बैच में भी जो प्रीमियम MCQs हैं उसकी क्लास शुरू होगी। बिल्कुल। चलिए, आंचल, लकी, विश्वास, सौरभ, स्नेहा, पाशा, शिवानी, मीठी, मुकेश, उदय, देवेंद्र, जोकर, रिंकी, विकास, अमन, सत्यम, कनपुरिया बॉय, अवंतिका, रिया, PG गुप्ता, अंसारी, लकी, माधव, मोनिका, शद्दाम, रिया, गॉड ऑफ थंडर, भीष्म नागर जी, सभी का, दीपक, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग, ओम प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बताइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस भाषा ने शुरू की थी? बताइए। अभी आप लोग नमस्कार छोड़िए, अभी आप लोगों का फोकस यहाँ पर होना चाहिए। जल्दी से आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ में कनेक्ट हो पाएं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस भाषा ने शुरू की थी? आप लोग पढ़ने वाले हो M3R5 में क्या पाइथन लैंग्वेज। अगर मैं आपसे बोलूं कि पाइथन लैंग्वेज क्या है तो आप बोलोगे सर ये एक प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गिडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था। किसने? गिडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था। और पाइथन का लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 है। जो पाइथन है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करती है। आपने पढ़ा कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, ये यूँ कह सकते हो वो कौन सी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसने ऊप्स कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो आंसर आएगा, उसका नाम था सिमुला। सिमुला पहली लैंग्वेज थी जिसने ऊप्स कॉन्सेप्ट को यूज किया, बट ऊप्स कॉन्सेप्ट को जो पॉपुलर करने के पीछे हाथ है वो स्मॉल टॉक का है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, स्मॉल टॉक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन की मूल इकाई क्या है? तो आप लोगों को पता है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है
उस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले आप लिखते हो एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के आप लोग बनाते हो उसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बाद में आप कोडिंग करना शुरू करते हो। तो आप ये कह सकते हो कि जो बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन है दैट इज एल्गोरिदम। क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम। जब भी आप कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसके दो मेन पहलू होते हैं। पहला पहलू ये है कि सबसे पहले आता है स्टार्ट, और जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो सबसे लास्ट में आप लोगों को लिखना पड़ता है स्टॉप। अगर आप चाहें तो आप स्टॉप भी लिख सकते हो या फिर एंड लिख सकते हो। इसी प्रकार से स्टार्ट भी लिख सकते हो और बिगिन भी लिख सकते हो। जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखते हो तो उसका कोई ना कोई एंड होता है और लास्ट में आपको कोई ना कोई डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। एल्गोरिदम होता क्या है? तो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम लोग फाइनाइट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी प्रिंटेड? बताइए, जो ये प्यारा सा छोटू सा कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? बताइए जी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। जब भी आपके सामने आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखकर डर जाते हो, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, उसको ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 2 3, बट जो ये 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई आइटम, अगर कोई एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो वो एक प्रकार का लिस्ट डेटा टाइप होता है, और इसमें जो आइटम्स होते हैं उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है। इसी प्रकार से 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट हैं, 1 2 एंड 3। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग के बारे में तो आप बोलोगे इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2। अगर मैं आपसे बोलूं कि x के 0 इंडेक्स पे क्या है तो आप बोलोगे 1, x के 1 इंडेक्स पे क्या है तो आप बोलोगे 2, x के सेकंड इंडेक्स पे क्या है तो आप बोलोगे 3। तो वही आपसे पूछा गया है कि प्रिंट करिए कि जो x नाम की लिस्ट है उसके पहले इंडेक्स पे क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए पहले इंडेक्स पे कौन विराजमान है? आंसर आएगा 2 विराजमान है, ऑप्शन भी आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम मेजर्स। एक एल्गोरिदम की समय जटिलता क्या मापती है? बताइए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम मेजर्स। सौरभ, रेनू, रंजीत, अनकिन, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, इसके बाद में आप लोगों की आईओटी की क्लास भी होगी, तो आप 10 बजे से 9:15 से आईओटी की क्लास में आ जाइएगा अगर आप लोगों का आईओटी का एग्जाम है तो। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रोग्राम होता है और आप उसका सलूशन फाइंड आउट कर रहे होते हो। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। लाइक किसी एक प्रोग्रामर ने कोई और सलूशन दिया, किसी ने कोई और दिया, किसी ने कोई और दिया, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन लिया जाए। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग 2 चीजें चेक करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्रॉब्लम थी, उसके हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 3 सॉल्यूशन हैं, तो इन 3 सॉल्यूशन में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा, सेलेक्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो ये सॉल्यूशन है इनमें से वो सॉल्यूशन जो कम टाइम ले रहा है, यानी कि ऐसा एल्गोरिदम, ऐसा सॉल्यूशन जो कि कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में वो बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरामीटर चेक करेंगे दैट इज टाइम, कि भैया वो टाइम कम ले, यानी कि कम टाइम में एग्जीक्यूट हो, या कह सकते हो फास्ट हो। नंबर 2, हमें ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कम से कम मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, कम से कम मेमोरी चाहिए। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर
मेमोरी को भी चेक करेंगे कि भैया वो कौन सा सल्यूशन है, वो कौन सा एल्गोरिदम है जो कि कम स्पेस ले रहा है। तो इनमें से वो सल्यूशन जो कि स्पीड हो, यानी कि कम टाइम में एग्जीक्यूट हो और स्पेस भी कम ले, वही सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या मेजर करता है। तो ये चेक करता है कि जो एल्गोरिदम है, जो सल्यूशन है, वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है। ऑप्शन बी आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, तो आप बोलोगे ये चेक करता है कि एल्गोरिदम कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बाय डिफॉल्ट पाइथन सोर्स फाइल आर क्रिएटेड एज इनकोडेड इन। डिफॉल्ट रूप से पाइथन सोर्स फाइल को में इनकोड माना जाता है। बताइए जी। मानस काफी गुस्सा हो रहे हैं, गुस्से में इन्होंने ओनली बी को ही दबा दिया है ना, बी को ही प्रेस कर दिया है। कोई नहीं, बिल्कुल हाँ। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी आप कोई कोडिंग करते हो, तो मान लीजिए आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखा, तो जो ये आपने कोडिंग की है ना, इसका कुछ ना कुछ नाम रहेगा और लास्ट में यहाँ पे आएगा .py। py क्या होता है? फाइल का एक्सटेंशन होता है जो बताता है कि भाई जो आपने कोडिंग किया है इसको पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो जो ये आपने कोडिंग की है ना, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, या कह सकते हो सोर्स फाइल, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो पाइथन सोर्स फाइल है, जो इसमें कोडिंग है, उसको किस फॉर्मेट में इनकोड किया जाता है। तो आंसर आएगा UTF-8। आप लोगों ने M2R5 में HTML पढ़ा होगा, तो HTML भी डिफॉल्ट रूप से UTF-8 का यूज करता है। लाइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ना बजेगा बांस, ना रहेगा सांप, ना रहेगा बांस। ठीक, आप यहाँ पे आइए, इंस्पेक्ट पे हमने क्लिक किया, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो HTML है, जो ये HTML का पेज है, इसको यहाँ पर UTF-8 में इनकोड किया गया है। यानी कि जो कैरेक्टर सेट है वो UTF-8 का यूज किया गया है। यही आप लोगों का कैर सेट पाइथन लैंग्वेज में भी यूज होता है। अब आपको ये बताना है कि जो UTF-8 है, इसमें UTF का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, svs.argv का प्रकार क्या होता है। बताइए, svs.argv का प्रकार क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट, आपने पढ़ा होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसमें क्या था कि जो आपका पाइथन प्रोग्राम था, इसको आप कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे थे और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही जो भी वैल्यूज की रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम में है वो सप्लाई कर रहे थे। तो ऐसे केस में आप जब भी कोई प्रोग्राम कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हो, वैल्यू पास करते हो, तो यहाँ पर जो भी आपने वैल्यू पास किया है वो एक प्रकार का लिस्ट में होती है। क्या हो जाएगा? एक प्रकार की लिस्ट में हो जाएगी। अब इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कहीं कहीं पर आप देखोगे आपसे बोलेगा कि sys.argv का प्रकार क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर लगा रहता है लिस्ट और कहीं कहीं पर लगा होता है स्ट्रिंग। तो आपको ध्यान देना है कि जो कंप्लीट जो भी आपने वैल्यूज पास की है उनकी एक लिस्ट बनती है, बट जो प्रत्येक आइटम होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है। तो अगर आपसे ये पूछता कि sys.argv में प्रत्येक एलिमेंट का टाइप क्या होता है, तो आप चेक करते स्ट्रिंग, बट यहाँ पर पूछा गया है sys.argv का टाइप क्या होता है, तो आंसर आएगा लिस्ट। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। एक आपके पास कोई प्रोग्राम है जिसका नाम है sum.py। ये प्रोग्राम क्या करता है? 3 वैल्यूज को ऐड करने का काम करता है। इसमें 3 वेरिएबल a b c हैं। तो मान लीजिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यहाँ पर लिखा पाइथन, इसके बाद में sum.py। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो ये पाइथन का इंटरप्रेटर है इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। चूंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, तो हमको यहाँ पर 3 वैल्यू भी पास करनी होंगी। लाइक हमने पास कर दिया 5, इसके बाद में 7, इसके बाद में 8। तो जो ये सारी वैल्यूज है ना, जब ये argv आर्गुमेंट रिसीव करेगा तो
तो ये सारी वैल्यू रहेंगी एक लिस्ट में। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा फाइल का नाम, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, इसके बाद में 8। तो ये तो आपका हो गया लिस्ट। बट जो इसके अंदर आइटम्स आएंगे ना, वो सारे के सारे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रहेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि sys.argv का टाइप क्या होता है, तो आंसर आएगा लिस्ट होता है। बट जो sys.argv के अंदर एलिमेंट होते हैं उसका टाइप क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा स्ट्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज इन पाइथन। आपने पढ़ा है कि जो पाइथन है वो एक प्रकार की डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, या कह सकते हो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, कौन है ये? हाँ बिल्कुल सही है, मीठी का कहना है, अमन का कहना है कि यूटीएफ का फुल फॉर्म यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, लाइक हमने लिखा एज इज इक्वल टू 35, या फिर लिखा हमने नेम इज इक्वल टू सत्यम, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम एज और नेम है, ये एज नाम का वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेगा, किस प्रकार की वैल्यू को कंटेन करेगा, ये हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि भैया ये इंटीजर वैल्यू को कंटेन करेगा और ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा। तो जब भी आप लोग पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करते हो या फिर मेथड को डिफाइन करते हो, तो इसके पहले आप लोगों को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा। इसी को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अगर आप लोगों को डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, या कह सकते हो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। तो इसका मतलब यह है कि जो भी वेरिएबल का टाइप है कि वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसी टाइम पे चेक किया जाता है। तो वेरिएबल टाइप्स आर चेक्ड एट रन टाइम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लो चार्ट में डिसीजन को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? विच सिंबल रिप्रेजेंट अ डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट। बताइए जी, फ्लो चार्ट में निर्णय को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? जी बिल्कुल, ये पाइथन की क्लास है रिया, नितिन जी, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपको पसंद आ रहा है तो। बिल्कुल, देखिए जी, हाँ बिल्कुल, यहां पर पूछा गया है फ्लो चार्ट। सर ये फ्लो चार्ट क्या होता है? तो आपको बता दें, जब भी किसी एल्गोरिदम को हम लोग ग्राफिकल तरीके से या कह सकते हो पिक्टोरियल तरीके से, है ना, पिक्टोरियल तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर पहले से कुछ आकृतियां हैं, पहले से कुछ शेप्स हैं जिनका अलग अलग यूज है, उन्हीं को यूज करते हुए आप लोगों को ड्रॉ करना होता है। जैसे कि फ्लो चार्ट में हम लोग यूज करते हैं एक शेप दैट इज रेक्टेंगल, जो कि इस प्रकार से होता है। इस शेप का काम होता है कि जो भी प्रोसेसिंग है, क्या जो भी प्रोसेसिंग है या कह सकते हो कैलकुलेशन है, वो पार्ट हम लोग रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं। इसके बाद में आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? बिल्कुल, पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका काम क्या होता है? जब भी हमें यूजर से इनपुट ले रहे हो या फिर आउटपुट को शो कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। इसके बाद में आती है डायमंड शेप, और इसको हम लोग कई बार काइट शेप के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शक्ल कुछ इस टाइप से होती है मेकअप के बाद। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी निर्णय, है ना, कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? डायमंड शेप का यूज करते हैं। वहीं एक होता है ओवल शेप। ओवल शेप का यूज हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था डिसीजन के लिए, तो
तो आप टिक करोगे डायमंड शेप या कह सकते हो काइट शेप, ऑप्शन सी आएगा। 9, कौन सा एल्गोरिदम दो संख्याओं का जीसीडी निकालता है? विच एल्गोरिदम फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर? बताइए जी, कौन सा एल्गोरिदम जीसीडी निकालता है? बिल्कुल, आज M1 और M2 की क्लास नहीं होगी, आज M3 और M4 की क्लास होगी। बताइए जी, जीसीडी को फाइंड आउट करने के लिए कौन से एल्गोरिदम का यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ईओएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर। बात बिल्कुल सही है। जो कमेंट्स होती हैं उसको इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। ये बात सही है। कमेंट्स स्टार्ट विद हैश साइन, बिल्कुल सही है। पाइथन लैंग्वेज में हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट का यूज करते हैं और कमेंट के लिए हैश सिंबल का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो नॉन एज पाइथन सेल, ये भी सही है कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको हम लोग पाइथन सेल भी कहते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। ऑप्शन डी आएगा, ऑल और करेक्ट, बिल्कुल सही है। मुकेश का कहना है कि एनपी का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा गया था जैन 25 एग्जाम में कि एनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर आएगा न्यूमेरिकल पाइथन, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म भी न्यूमेरिकल पाइथन होता है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद में तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए जी, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा लप्पू सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर आई इन रेंज 1,4। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो लूप है जिसका नाम है फॉर लूप, ये फॉर लूप किस प्रकार का लूप है? टॉप टेस्टेड है या फिर बॉटम टेस्टेड है? बताइए, ये टॉप टेस्टेड है या फिर बॉटम टेस्टेड है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 1,4, बिल्कुल। फिर लिखा हुआ है प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर एक स्पेस। तो मैंने आपसे कहा है कि जो रेंज है इसका काम होता है सीक्वेंस को जनरेट करना। अगर आपने यहाँ पर दो वैल्यू पास की हैं तो जो पहली वैल्यू है वो कहलाएगी स्टार्टिंग वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू है वो कहलाएगी एंडिंग वैल्यू या कह सकते हो स्टॉप वैल्यू। तो ये शुरुआत करेगा 1 से, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4। बट ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टॉप वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करना होता है, तो ये 4 को हटा देगा। ओनली आंसर क्या आएगा? 1 2 3। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3, बिल्कुल सही है। हाँ, जो फॉर लूप है ये एक प्रकार का टॉप टेस्टेड लूप है। मैं आपको बता दूं कि लूप का काम क्या होता है। लूप को हम लोग कई बार इटरेशन भी कहते हैं, इटरेटर भी कहते हैं। क्या करते हैं? इटरेटर भी कहते हैं, इटरेटर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? लूप का काम होता है किसी भी कोड को या किसी कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना, बार बार इटरेट करना, बार बार रिपीट करना। अगर हम बात करें लूप के बारे में तो जो लूप है ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है टॉप टेस्टेड और एक हो जाता है बॉटम टेस्टेड। टॉप टेस्टेड को हम लोग
एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल्ड लूप। और बॉटम को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, इसका मतलब क्या है कि ऐसे लूप जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसको बोलते हैं टॉप टेस्टेड। बट ऐसा लूप जिसमें पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, कंडीशन बाद में चेक हो, ऐसे लूप को बोलते हैं बॉटम टेस्टेड लूप। आपसे बोलेगा, आपको 3-4 लूप के नाम देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा टॉप टेस्टेड है या फिर इनमें से कौन सा बॉटम टेस्टेड है। तो आपको याद रखना है फॉर लूप, मैं नोट कर देता हूं, फॉर लूप और व्हाइल लूप ये आप लोगों के टॉप टेस्टेड होते हैं, जबकि जो डू वाइल लूप है ये एक प्रकार का बॉटम टेस्टेड होता है। लेकिन जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें ओनली 2 प्रकार के लूप मिलते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा हो जाता है व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 11, पाइथन का डिफॉल्ट आईडीई कौन सा है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पाइथन आईडीई? तो अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल किया होगा तो आप देखोगे जैसे ही आप टाइप करोगे पाइथन तो यहाँ पर लिख के आ जाता है IDLE, यानी कि जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रूप से जो IDE मिलती है उसका नाम होता है IDLE। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी IDLE। IDLE का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, IDLE का फुल फॉर्म होता है। 13, निम्न में से एक कुशल एल्गोरिदम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एफिशिएंट एल्गोरिदम? बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। शुभम, अंशिका, माधव, रिंकी, अंकुश, निशा, जोकर, रेनू, शिवांश। बहुत बढ़िया, बताइए जी। हाँ बिल्कुल शिवांश, IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। बताइए नैन्सी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर टार्जन भी आ गए हैं, आपका भी वेलकम है। बताइए जी। देखिए मैंने आपसे अभी कहा था कि ऐसा एल्गोरिदम एफिशिएंट होता है जो कम मेमोरी ले, यानी कि कम स्पेस ले और कम टाइम ले। क्या करे? कम टाइम ले। तो अगर आप देखो पहला ऑप्शन दिया गया है हाई टाइम, यानी कि टाइम ज़्यादा ले और ज़्यादा स्पेस ले, तो वो गलत है, ये अच्छा नहीं होगा। कम टाइम ले लेकिन ज़्यादा स्पेस ले, ये भी गलत है। कम टाइम ले और कम स्पेस ले, बस वही सबसे कुशल एल्गोरिदम होगा, सबसे इफिशिएंट एल्गोरिदम होगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। 14 पे आइए। किस भाषा को सभी भाषाओं की मम्मी कहा जाता है? विच लैंग्वेज इज नॉन एज द मम्मा ऑफ ऑल लैंग्वेजेस? बताओ भैया, बताओ सभी भाषाओं की मम्मी कौन है? सभी भाषाओं की अम्मा कौन है? बोलो, पाइथन, असेंबली, सी या फिर मशीन लैंग्वेज? बोलिए जी। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, काफी न्यू क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कंप्यूटर के पापा कौन है? कंप्यूटर के पापा कौन है? तो आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज। क्या बोलोगे? चार्ल्स बेबेज। बट हमने कहा कि आधुनिक कंप्यूटर के पापा कौन है? बताओ, डैडी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो आप बोलोगे सर वो है एलन टर्निंग, ऐसा कुछ नाम है, एलन ट्यूरिंग ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। बट यहाँ पर पूछा गया है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मम्मी, तो आपको याद रखना है सी लैंग्वेज। क्या? सी लैंग्वेज। अगर आपने BCA किया होगा या फिर BTech किया होगा या फिर आप लोग इवन MCA करते हो, MTech करते हो, तो भी आप लोगों को वहां पर सबसे पहले सी लैंग्वेज ही पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, रूबी, पर्ल, गो, गुलांग, इन सभी लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। इसके जो सिंटैक्स हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, वो
आपको लगभग हर लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन सी लैंग्वेज। और ध्यान दीजिएगा, जो सी लैंग्वेज है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करता है, बल्कि ये पॉप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। पॉप्स का मतलब क्या होता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। और सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 15 पे आइए। विच इज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? तो आंसर आएगा, उसका नाम था फॉरट्रैन। इसका फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये क्या थी? पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि हाई लेवल थी। पाइथन में एक्सेप्शन को संभालने के लिए कौन से स्टेटमेंट का उपयोग होता है? विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन? कल आप लोगों की M1 और M2 की क्लास होगी। एक क्लास आप लोगों की होगी 7:15 से M1 की, और 8 बजे से हो जाएगी M2 की। शिवांश, सी लैंग्वेज में प्रिंट के लिए प्रिंटफ का यूज होता है। बिल्कुल सही है। जैसे आप लोग पाइथन लैंग्वेज में, है ना, जैसे आप लोग पाइथन लैंग्वेज में इनपुट के लिए, यूजर से कुछ भी इनपुट लेने के लिए इनपुट मेथड का यूज करते हो, इनपुट का यूज करते हो, इसी प्रकार से हम लोग सी लैंग्वेज में स्कैनफ का यूज करते हैं। जिस प्रकार से आउटपुट को शो करने के लिए आप लोग पाइथन में प्रिंट का यूज करते हो, इसी प्रकार से हम लोग सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो ये आप लोगों के अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मेथड होते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर पूछा गया था कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर ये एक्सेप्शन क्या होता है? तो एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। कई बार क्या होता है कि आप ऐसा कोड लिख देते हो जो कई बार एग्जीक्यूट नहीं होता है, या फिर एग्जीक्यूट होने पर एरर आ जाती है और आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, आपके सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाती है। तो जब भी आपको लगता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, इसमें मान लीजिए 5 लाइन थी फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि भैया जो ये लाइन है ना, लाइन नंबर 2, इसमें खेला हो सकता है, इसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो ये लाइन है इसमें दिक्कत आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप उस कोड को क्या करते हो? हैंडल करते हो। क्या करते हो? हैंडल करते हो। हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे? इस लाइन को लिखेंगे ट्राई के अंदर कि भैया पाइथन जी आप नाराज ना हो, इस कोड को ट्राई करिएगा। अगर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो ठीक, वरना आपको आना है एक्सेप्ट में, और यहां पर जो हमने कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो क्या होगा? अगर इस लाइन में जो आपने यहां पर डिफाइन की है ट्राई के अंदर, अगर इसमें कोई ग्लिच नहीं आ रहा है, कोई बग नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? कोई भी एरर नहीं आएगी और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर इस कोड में एरर आ रही है तो जो पाइथन का कंपाइलर है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, तुरंत यहां पर आएगा और जो भी यहां पर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा और उसके आगे कंटिन्यू कर देगा। बट अगर आपने इसको हैंडल ना किया होता और यहां पर एरर आ जाती तो जो आपका प्रोग्राम है वो यहीं पे रुक जाता, आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होते, आपका सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है अच्छे से काम ना करता। लकी, आईडी सिलेक्टर इज डिनोटेड बाय द आंसर मी सर। देखिए अभी ये क्लास M3R5 की है, तो आपका फर्ज बनता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करें। बट आपने पहली बार पूछा है तो मैं आपका दिल दुखी नहीं करूंगा। आपका क्वेश्चन था कि जो आईडी सिलेक्टर है इसको किससे डिनोट करते हैं? तो आंसर आएगा आईडी सिलेक्टर को हम लोग हैड से डिनोट करते हैं, क्लास सिलेक्टर को हम लोग डॉट, जिसको बोलते हैं पीरियड, उससे डिनोट करते हैं, जबकि जो आप लोगों का यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है इसको एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, ट्राई। बिल्कुल। 17, निम्न में से किसका उपयोग एरे को पलटने के लिए किया जाता है? बताइए, निम्न में से किसका उपयोग एरे को पलटने के लिए किया जाता है? ट्रेवर्सिंग, स्वैपिंग, सर्चिंग या फिर समिंग? तो ध्यान दीजिएगा,
पहले आपको समझना होगा इन चारों का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसके अगले जो एग्ज़ाम होंगे वो 5 महीने बाद होते हैं। तो 5 महीने का टाइम मिलता है नीट को, तो उसमें जो उनकी टीम होती है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो अतरंगी टाइप के नए नए क्वेश्चंस, जहाँ पे आपका माइंड नहीं जा सकता है, वो टर्म जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो एमसीक्यूज बनाया करते हैं बैठे बैठे। और जब भी आप लोगों का नेक्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होता है तो वो नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरा फर्ज है आपको इन सभी टर्म्स के बारे में अवगत कराना। तो आइए जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। पहला आता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है या फिर कोई एरे है, उसमें कोई आइटम है लाइक 5, 7, 8, 9, 12, 500, ये कुछ आइटम है। हमें इसमें से किसी आइटम को सर्च करना है। लाइक हमने कहा कि ये बताओ कि 7 को सर्च करो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना है कि नहीं। तो इस चीज को बोलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे सर्चिंग। बट हमने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल ए है जिसमें 5 है, एक वेरिएबल बी है जिसमें 7 है। मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू को चेंज कर दिया। जो ए में था वो हमने कर दिया बी में, और जो बी में था उसको हमने कर दिया ए में। ठीक है, तो ए में 5 था, इसको हमने कर दिया बी में 7 था, इसको हमने कर दिया ए में। तो आपने देखा कि भैया जो ए के पास था वो आ गया बी के पास, जो था बी के पास वो आ गया ए के पास। तो जब कुछ ऐसा होता है जिसमें वैल्यू चेंज हो जाती हैं, इसको बोलते हैं स्वैपिंग। क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्वैपिंग। अगला आता है समिंग। समिंग का मतलब ये है कि आपके पास कई सारी वैल्यूज हैं, कई सारे आइटम्स हैं, लाइक 8, 9, 11, 5, 14, 100, 200, इन सभी को आपको सम निकालना है, इन सभी को ऐड करना है, तो इसको बोलेंगे समिंग। अब आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेवर्सिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई लिस्ट है जिसमें कुछ आइटम्स है 15, 14, 10, 11, 7। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक एक आइटम को एक्सेस करना है। तो जब भी आप एक एक आइटम को एक्सेस कर रहे होते हो, चाहे वो आप लोगों का लेफ्ट साइड से हो या फिर राइट साइड से हो या मिडिल से राइट की ओर हो, लेफ्ट की ओर हो, तो इसको बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है, एक एक आइटम को एक्सेस करना। जब आप लोग एक एक आइटम को एक्सेस कर रहे होते हो तो यहाँ पर किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो आपको चेक करना हो कि जो आइटम है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं, आर्मस्ट्रांग नंबर है या फिर नहीं, ऑड नंबर है, इवन नंबर है या कैसा नंबर है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ट्रेवर्सिंग। क्या रहेगा, ट्रेवर्सिंग। विच प्रोसेस हेल्प कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। कौन सी प्रक्रिया दशमलव को बाइनरी में बदलने में मदद करती है। तो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे बोलेगा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू। कि भैया आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, दशमलव संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, लॉजिक लिखते हो, उसी में क्या करते हो आप लोग, जो नंबर यूजर ने आपको दिया है दैट इज डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आप बार बार 2 से भाग कर रहे होते हो। यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। ऑप्शन ए आएगा डिवीजन मेथड। क्वेश्चन 19 सूची यानी कि लिस्ट, टपल और रेंज आर द ऑफ डेटा टाइप। सूची, टपल और रेंज किस प्रकार के डेटा टाइप हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा होगा सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर रख पाते हो, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। 20 पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या है। बहुत ही बुच्चू सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। ठीक, पहले तो आपको बताना है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक, देन आपको बताना है कि पाइथन बाइट फाइल है ना, पाइथन, अरे पीछे हो जाओ महाराज,
पाइथन बाइट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आपको ये दोनों एक्सटेंशन कमेंट आउट करने हैं। अंशिका, मीठू, रेनू, जोकर, पारुल, विजेशी, दिवेंद्र, विनय, अंशी, बताइए जी। बिल्कुल सही है, क्या होगा? डॉट पी, क्या हो जाएगा? डॉट पी। बट पाइथन बाइट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर डॉट पी, क्या हो जाएगा? डॉट पी, क्या हो जाएगा? डॉट पी। ये क्या होता है? ये पाइथन बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है, जबकि डॉट पी क्या होता है? पाइथन सोर्स फाइल का एक्सटेंशन होता है। बिल्कुल सालू, जो हमारा कंटेंट है काफी पावरफुल रहता है। सेम लैंग्वेज में आपके एग्जाम में सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा डॉट exe होता है, और जो टेक्स्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डॉट txt होता है। निम्न में से कौन सा पाइथन का डेटा टाइप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन डेटा टाइप? तो आंसर आएगा लिस्ट भी होता है, इंटीजर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, लेकिन कैर नाम का कोई भी डेटा टाइप पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपने कोई कैरेक्टर लिखा, लाइक आपने लिखा एस, तो इसको भी वो क्या करता है? स्ट्रिंग ही मानता है, कैरेक्टर नहीं मानता है। ऑप्शन डी आएगा कैरेक्टर। 22, अब ध्यान दीजिएगा। फाइबोनाची अनुक्रम के छठे और सातवें पद 165 और 268 हैं। फाइबोनाची अनुक्रम के पहले दो पद क्या होंगे? अब काफी लोग बोलेंगे कि भैया ये बताओ कि ये पाइथन लैंग्वेज का एग्जाम है या फिर मैथमेटिक्स का एग्जाम है? बताइए जी। यहां पर पूछा गया है कि जो फाइबोनाची सीरीज होती है, अगर उसका 7वां और 8वां पद क्रमशः 165 और 268 हैं, तो पहले दो पद क्या होंगे? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 5 या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, बट ये आप लोगों को पाइथन में दिख गया। बिल्कुल काव्या, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा है। ओहो, अविका का कहना है कि सर आज जोक नहीं मार रहे हो। चलो मार देते हैं। बताओ, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए या सॉल्व कर दिया जाए? बोलो तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो बोलो, क्या तलें? अच्छा सर ये बताइए कि फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? आंसर आएगा कि फाइबोनाची सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म होता है, जो अगला पद होता है, वो पहले के जो दो पद होंगे उसका सम होगा। क्या होगा? जो पहले के दो पद होंगे उसका योग होगा, उसका सम होगा, उसका एडिशन होगा। अगर हम आपसे बोलें कि भाई लाइक हमारे पास पहला पद ए है और दूसरा पद बी है, तो बताइए तीसरा पद क्या होगा? तो आप बोलोगे कि ए और बी को ऐड कर दो, ऐड करने पर जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बट यहां पर एक और कंडीशन है कि जो फाइबोनाची सीक्वेंस होता है, जो फाइबोनाची अनुक्रम होता है, इसमें जो स्टार्टिंग का पहला पद होता है ना, वो हमेशा 0 होता है, और जो दूसरा पद होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी कि जो फाइबोनाची सीक्वेंस है उसकी शुरुआत 0 और 1 से ही होगी। बट यहां पर उसने बोल रखा है कि भैया आप इसको छोड़ो, आप ये बताओ कि अगर छठा पद 165 है, सातवां पद 268 है, तो पहले दो पद क्या रहे होंगे? तो मुझे उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी आपके बाउंस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे 7 बॉक्स। 7 बॉक्स ही क्यों? क्योंकि हमको छठे और सातवें पद दिए गए हैं, तो हम लोग यहां पर मैक्सिमम 7 पद तक ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ओके। अब बोला गया है छठा पद 165 है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका पहला पद है,
ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है, सातवां है। छठा पद 165 है और सातवां पद कितना है, 268। मैंने आपसे अभी कहा कि जो फाइबोनाची सीक्वेंस होता है इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले के दो टर्म का योग होता है। इसका मतलब ये है कि जो 268 है ये कैसे आया होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू रही होगी और जो वैल्यू यहाँ पर रही होगी उनको ऐड करने पर आया होगा। तो अगर मैं इस वाले से इसको घटा दूं तो यहाँ पर ये पद निकल आएगा। तो 268 से आपको 165 घटाना है, तो घटाने पर लेस करने पर 8 से 5 गया 3, 6 से 6 गया 0, 2 से 1 गया 1, तो हमको मिल गया 103। अब जो ये 165 ये कैसे आया होगा, तो इन दो टर्म को ऐड करके। तो अगर मैं इस वाले से इसको रिमूव कर दूं, लेस कर दूं, तो ये पद निकल आएगा। तो इससे अब इसको लेस करना है। 5 से 3 गया 2, 6 से 0 गया 6, 1 से 1 गया 0, यानी कि 62 आ गया 62। अगर हमें यहाँ का निकालना है पद, तो इस वाले से इसको आप रिमूव कर दीजिए। 3 से 2 गया 1, 10 से 6 गया 4, तो यहाँ पे आ गया 41। अगर मैं इस वाले से इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 से 1 गया 1, 6 से 4 गया 2, 21 आ गया। इसको इससे रिमूव कर दो तो 1 से 1 गया 0, 4 से 2 गया तो यहाँ पे आ गया 2, यानी कि पहला पद कितना है 20 और दूसरा पद कितना है 21। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर इसको आप सॉल्व ना करते तो आप जल्दबाजी में टिक कर देते 0 और 1, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो फाइबोनाची सीक्वेंस होता है इसकी स्टार्टिंग 0 1 से होती है। तो आप यहाँ पर अंधी में जल्दबाजी में 0 1 को टिक कर देते, जो कि गलत है। ऑप्शन सी आएगा 2021। आउटपुट क्या है बताइए जी, इसका आउटपुट क्या है। हमारे पास a इज इक्वल टू पाइथन है। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग के बारे में तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका 1, इसका 2, h का 3, o का 4 और n का 5। यहाँ पे जो a के अंदर कंटेंट है दैट इज पाइथन। इसकी की गई है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में कहाँ से शुरुआत करनी है, 0 से। क्या शुरुआत करनी है 0 से, जाना कहाँ तक है, जाना है 2 तक। बट आपको पता है कि जो एंडिंग वैल्यू होती है उससे 1 कम तक जाता है, यानी कि ये 1 तक जाएगा। तो शुरुआत करेगा 0 से, कहाँ तक जाएगा 1 तक। शुरुआत हमने किया 0 से, जाना कहाँ तक 1 तक, तो क्या मिला, आंसर आएगा पीवाई। ऑप्शन ए आएगा पीवाई। पीवाई के बाद में 24 पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शन विधि हैं। देयर आर फंक्शन मेथड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन लैंग्वेज में कितने प्रकार के फंक्शन हैं, तो आंसर आएगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, तो आंसर आएगा ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, या कह सकते हो बंच ऑफ कोड होता है, या कह सकते हो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको हम लोग कई बार बिल्ट इन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, बिल्ट इन फंक्शन के नाम से जानते हैं। कई बार इसको हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हो जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और जो ये फंक्शन होते हैं ना, इसको प्रोग्रामर यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिएट करता है, डिफाइन करता है, और डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करता है। तो पाइथन लैंग्वेज में 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड, एक होता है यूजर डिफाइंड। ऑप्शन बी 2। हाँ बिल्कुल, अंशिका, अंशी, काव्या, सौरभ, सचिन, शिवांश, रिंकी, बहुत बढ़िया। पाइथन में इनपुट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट मेथड का यूज करते हैं, और ये हमेशा जो कुछ भी रीड करेगा उसे हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप में रिटर्न करता है। आपसे पूछता है कि इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है, आंसर आएगा स्ट्रिंग होता है। 26 पाइथन में घातांक यानी कि एक्सपोनेंशियल के लिए कौन से ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। सर ई बतावा जतनिक एक्सपोनेंटवा का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर बा कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें पावर को कैलकुलेट करना है। लाइक तोहरा से बोला हम कि ये बतावा कि 7 की पावर 3 कितना हुई, तो आप बोली है
7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 को 3 बार लिखना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 7 जा 49, 49 7 जा यानी कि 5 7 जा 35, यानी कि 243। तो आंसर क्या आ जाएगा? 243। तो जब भी आप लोगों को पावर कैलकुलेट करनी हो, घात कैलकुलेट करनी हो, तो ऐसे केस में हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। मान लीजिए मेरे को 7 की पावर 3 कैलकुलेट करनी थी, तो हम लिखेंगे 7 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 3। अगर आपने 2 बार स्टार का साइन लगा दिया तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। आंसर सी आ जाएगा, एक्सपोनेंट। 27 हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पाइथन। पाइथन के पापा कौन है? पाइथन के बप्पा कौन है? पाइथन के डैडी कौन है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि भैया पाइथन लैंग्वेज के पापा हैं गीडो वैन रॉसम, जावा लैंग्वेज के पापा हैं जेम्स गोजलिंग, सी प्लस प्लस के पापा हैं जरानिस टॉर्स्ट्रप, और सी लैंग्वेज के पापा हैं डेनिस रिची। अगर हम बात करें, पहले बी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज को अपग्रेड किया गया बना सी लैंग्वेज, सी को अपग्रेड किया गया बना सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस को अपग्रेड किया गया तो बना सी शार्प। इसी प्रकार से एबीसी लैंग्वेज थी, एबीसी लैंग्वेज को अपग्रेड किया गया तो बना क्या? पाइथन लैंग्वेज। तो आपसे पूछता भी है कि पाइथन लैंग्वेज किसका सक्सीजर है? बताइए जी, पाइथन लैंग्वेज किसका सक्सीजर है? तो आंसर आएगा एबीसी लैंग्वेज का सक्सीजर है। 28 पाइथन में निम्न में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? पाइथन में आप लोगों को मिलता है एंड, और मिलता है और मिलता है नॉट। ये तीनों ये क्या हैं? एक प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। बात करें हम लोग एम्परसेंड के बारे में, तो ये आप लोगों का बिटवाइज ऑपरेटर है। बात करें प्लस प्लस के बारे में, तो ये एक प्रकार का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, या कह सकते हो यूनरी ऑपरेटर है। बात करें इक्वल्स की, तो ये एक प्रकार का कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये आप लोगों को याद रखना है। 29 पे आइए। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करेंट इटरेशन। वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ने के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है? तो अगर आप लोगों को करंट स्टेटमेंट को स्किप करना है, करंट इटरेशन को स्किप करना है, तो यूज करेंगे कंटिन्यू का। बट आपको तुरंत के तुरंत उस लूप से, उस इटरेशन से बाहर आना है, तो ब्रेक का यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा कंटिन्यू। आपको बता दें, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिलेबस पता हो। नंबर 2 पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है। सिंपली आप आइएगा examzilla.com पे, ओ लेवल पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर दिखाई देगा प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जब से आप लोगों का R5 सिलेबस आया है तब से लेकर अब तक की जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए हमें जुलाई 2023 का पेपर चाहिए, तो हमने यहाँ पर डाउनलोड PDF पे क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास 5 ऑप्शन हैं कि भैया जो जुलाई 2023 का पेपर है इसका आप क्या चाहते हो। आपको देखना है वीडियो, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो। अगर आपको देखना है क्वेश्चन उसका आंसर, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, उसका राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने सारे क्वेश्चंस, उसके राइट आंसर आ जाएंगे। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस MCQ पर क्लिक कर दो। तो आपके सामने वही पेपर इस प्रकार से आ जाएगा, जहां पर क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको लगता है कि भैया ऑप्शन सी सही है, तो आपने ऑप्शन सी पर टिक कर दिया। अगर सही होगा तो आपको बोलेगा कि आपने सही दिया है। अगर आपने गलत टिक किया होगा तो आपको बोलेगा कि भाई आपने गलत आंसर टिक कर दिया है, सही आंसर ये होगा। तो आप यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अब इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि भैया जैसा एग्जाम जुलाई में, जैसा एग्जाम सेंटर पे होता है उसी इंटरफेस पे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम इंटरफेस। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जुलाई 2023 का पेपर आपको सेम इंटरफेस पे देखने को मिलेगा। हमने टाइप किया सत्यम साहू एंड स्टार्ट पे क्लिक किया तो वही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम इंटरफेस पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ तो आप यहाँ पर क्लिक कर दो तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप एफर्ड कर सकते हो तो आप पाइथन का बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की बैक आती है। तो एक पावरफुल कंटेंट आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारा कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाता है और आप पीडीएफ से चीज़ों को जल्दी कवर भी कर लेते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो यहाँ पे आएगा कंटिन्यू। व्हाट डज द रेंज फंक्शन रिटर्न, रेंज फंक्शन क्या लौटाता है? तो आंसर आएगा कि जो रेंज है ये भी आप लोगों को एक सीक्वेंस जनरेट करता है। ऑप्शन सी आएगा सीक्वेंस। फाइंड द आउटपुट, आउटपुट बताइए, आउटपुट बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू आइडियाज, तो आप बोलोगे सर ये एक प्रकार की स्ट्रिंग है, दैट इज न्यू आइडियाज। अब यहाँ पर बैठा हुआ है लेन, लेन क्या है? तो लेन एक प्रकार का मेथड है जिसका काम होता है चेक करना कि जो भी सीक्वेंस, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, उसमें कितने आइटम हैं, उसकी लेंथ क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन भी आ जाएगा 8। 32, यह कोड क्या प्रिंट करेगा? मुझे क्लास को स्पीड में खींचना पड़ेगा क्योंकि 9:15 से आप लोगों की आईओटी की क्लास है और 9 बज चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो। नेहा, रिंकी, सॉफ्टी, अक्षय, आकृति, निशा, रत्ना, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू 1 2 3 चवन्नी गिरी, छोड़ो इसको। फिर लिखा हुआ है x डॉट इज डिजिट। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x नाम का वेरिएबल है इसमें जो कंटेंट है क्या उसमें सारे के सारे डिजिट हैं? हमने यहाँ पर इस डिजिट मेथड का यूज किया है और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है जिस भी वेरिएबल पे या जिस वैल्यू आपने इंप्लीमेंट किया, अगर सारी वैल्यू न्यूमेरिक होंगी, नंबर वाली होंगी, तो ये आपको देगा ट्रू। अगर कोई एक वैल्यू भी न्यूमेरिक नहीं है, नंबर वाली नहीं है, तो ऐसे केस में आपको देगा फॉल्स। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, इसमें तीनों के तीनों क्या हैं? नंबर हैं, तो आ जाएगा ट्रू। चलिए आप बताइए, लिखा हुआ है ABC इज इक्वल टू 5 4 3 4 नेम। फिर हमने यहां पर लिखा ABC डॉट इज डिजिट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, मैंने आपसे कहा ABC इक्वल्स टू 5 4 3 4 नेम, फिर हमने कहा ABC डॉट इज डिजिट। बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा? बोलो। हाँ बिल्कुल, स्नेहा, नेहा, अजीत, सौरभ, जोकर, सचिन, सॉफ्टी, रेनू, मल्टी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, काफी अच्छा लगा। जितने लोग भी लाइव हैं आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा? इसका कहना है कि जब सब एक ही फैमिली के होंगे, एक ही परिवार के होंगे, तो मैं आपको ट्रू दूंगा। तो आप यहाँ पर देखिए, फैमिली का नाम था न्यूमेरिक, बट यहां पर आ गया अल्फाबेट, तो ऐसे केस में आपको मिलेगा फॉल्स। 33, जब पुनरावृत्ति की संख्या ज्ञात नहीं होती है तो कौन सा लूप उपयोग किया जाता है? बताइए, विच लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन या रिपीटेशंस इज नॉट नॉन। तो आपको पता है कि डू वाइल लूप और लूप इस नाम का पाइथन में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, या तो आंसर आएगा फॉर या तो वाइल। तो जब भी आप लोगों को इटरेशन पता हो कि भैया लूप को कितनी बार चलाना है,
तो ऐसे केस में फॉर लूप का यूज करते हैं। बट जब आपको पता नहीं है कि लूप को कितनी बार चलाना है या फिर कितनी बार चलेगा, तो ऐसे केस में व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था आपको पता ना हो लूप कितनी बार चलेगा, तो ऐसे केस में व्हाइल का यूज करेंगे। ऑप्शन बी, इनमें से कौन सा म्यूटेबल है? तो आपने पढ़ा है कि टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये तीनों कैसे हैं? तो आंसर आएगा इम्यूटेबल है। कैसे हैं? इम्यूटेबल है। लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये सब सेट है ना, ये क्या है? ये सभी के सभी म्यूटेबल हैं। ऑप्शन भी आएगा यानी कि लिस्ट। कौन सा मेथड किसी लिस्ट में किसी तत्व की आवृत्ति गिनता है? विच मेथड काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ लिस्ट? सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होती है बारंबारता। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th हाई स्कूल में बारंबारता के बारे में। उसमें क्या होता था कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 7, 6, 5, 6, 8, 9, 9, 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि इसमें 6 कितनी बार आया है, तो आप बोलोगे कि एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। मैंने आपसे बोला 9 कितनी बार आया है, तो आपने बोला एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो 9 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 होगी। 11 कितनी बार आया? तो 11 एक बार आया है, तो 11 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 होगी। तो जब भी आप लोगों को किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना हो कि भैया कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है, तो ऐसे केस में हम लोग काउंट का यूज करते हैं। निम्न में से कौन की वैल्यू पेयर को सपोर्ट करता है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो लिस्ट के आइटम हैं उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, टपल के आइटम को राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, सेट के आइटम को करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, डिक्शनरी के आइटम को करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, बट ये की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि की और वैल्यू के पेयर में कौन होता है, तो आंसर आएगा डिक्शनरी डेटा टाइप होता है। ऑप्शन सी आएगा। 37, पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम लोग पाइथन में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और इसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर में डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या आ जाएगा? डेफ आ जाएगा। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है, प्यारा सा कमेंट होता है, वो हमें मोटिवेट करता है कि मैंने आप लोगों को 10-10 घंटे की लाइव क्लास प्रोवाइड कराई है, जो एनर्जी का काम करता है। कंटिन्यूअस बोलना, स्क्रीन को देखते रहना, माइंड मेकअप भी करना, तो ये सारा कुछ होता रहता है। अगर आप लोगों के लाइक और कमेंट आते रहते हैं तो काफ़ी अच्छा फील आता है। कौन सा आर्गुमेंट डिफॉल्ट वैल्यू के लिए अलाउ करता है? आंसर आएगा वो होता है डिफॉल्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथन लैंग्वेज में 4 प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, है ना। 39, कौन सा फंक्शन सबसे बड़े मान को लौटाता है? तो अगर हमें किसी सीक्वेंस से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग मैक्स का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आएगा मैक्स। अगर वहीं आप लोगों को लोवेस्ट वैल्यू को निकालना होता तो आप यहां पर मिन का यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा स्ट्रिंग मेथड टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है? बताइए। अगर हमें किसी कंटेंट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? तो आप के पास 2 चीजें हैं, एक तो है अपर और एक है इज अपर। अपर क्या करेगा? ये अपर केस में बदलता है, यानी कि कैपिटल केस में बदलता है, कैपिटल लेटर में बदलता है। लेकिन जो इज अपर है, इसका काम क्या है? ये चेक करता है क्या सारे लेटर अपर केस में हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अपर। तो आज मैंने आपके साथ में 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जो 41th क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट आउट करना है।
बताइए कि SDK का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDK। सभी छात्रों को इस सेशन के बाद ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि SDK का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जो भी आप लोगों का क्लास को लेकर फीडबैक है, क्लास को लेकर रिव्यू है या सजेशन है, उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। तो सिंपली आपको आना है चैनल पर, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा, यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा टॉप 100 ओ लेवल मॉडल पेपर। तो यहीं पे आपको चारों सब्जेक्ट के 100 MCQ वाली क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं 9:15 पे IoT की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।